Hello, my dear students and learner. Today we are going to study chapter 7th of Social Science, class 8 History, that is the Revolt of 1857. यानी कि 1857 में इंडिया में जो क्रांति आई थी उस क्रांति के बारे में, उस रिवॉल्ट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 1857 रिवॉल्ट. तो 1857 की रिवॉल्ट की स्टोरी आज हम यहाँ पर समराइज़ करने वाले हैं. तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे किस किस चीज़ों के बारे में, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द स्टोरी ऑफ रिवॉल्ट 1857. तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज़ थे, क्या कारण थे, क्यों ये रिवॉल्ट, क्यों ये क्रांति हुई थी. तो जो कॉजेज़ थे वो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन, मिलिट्री कॉज और इंटरमीडिएट कॉज थे. ठीक है. अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि रिवॉल्ट कहाँ कहाँ हुए थे. ये मेरठ में, दिल्ली में, लखनऊ, कानपुर, झांसी है ना, बरेली, फैज़ाबाद, और ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हुए थे. बैरक में हुए थे, पोर के बैरक में हुए थे, जहाँ मंगल पांडे इसके सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिन्होंने ये स्टार्ट की थी रिवॉल्ट को. ठीक है. तो यहाँ पर हम ये सारे कारण जानेंगे कि रिवॉल्ट क्यों हुई थी, रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुई थी. रिवॉल्ट की जो स्टोरी है 1857 रिवॉल्ट की, वो स्टार्ट हुई थी मंगल पांडे के साथ. ठीक है. और ये ख़त्म हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ. यानी कि जो रिवॉल्ट था वो एंड हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, है ना, 1857 सितंबर के आसपास. ठीक. सो द स्टोरी ऑफ 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट विद द म्यूटनी ऑफ सिपॉयज़. तो जो कंपनी की आर्मी थी, यानी कि जो समय था 1857 में, ये वो समय था जब ब्रिटिश राज इंडिया में हुआ करता था. तो उस ब्रिटिश राज में इंडियन सोल्जर्स काम किया करते थे ब्रिटिश कंपनी के लिए. ठीक है. ब्रिटिश आर्मी के लिए वर्क किया करते थे इंडियन सोल्जर. तो उनको, इंडियन सोल्जर्स को हम सिपाही कहेंगे इस चैप्टर में. तो ये जो क्रांति स्टार्ट हुई 1857 की, स्टार्ट हुई उन सिपाहीज यानी कि उन आर्मी के सोल्जर्स की साथ. ठीक. उन्होंने म्यूटनी की, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने गद्दारी की. ठीक. तो ये जो क्रांति थी हमारी स्टार्ट हुई यहाँ से. आगे चल के ये जो क्रांति थी ये पूरे देश में हमारे फैल गई, लोगों के बीच तक आ गई. ये जो रिवॉल्ट थी ये लोगों का जो गुस्सा था ब्रिटिश पॉलिसीज़ के लिए और ब्रिटिश रूल के लिए, ये जो पूरा गुस्सा था लोगों का, स्ट्रेस था, ग्रीवेंसेस थी, ये सारा निकला इस क्रांति के अंदर. ठीक. अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन पॉइंट्स के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी. तो सबसे पहला है इकोनॉमिकल कॉजेस, यानी कि आर्थिक कारण. क्या आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति शुरू हुई थी. तो सबसे पहले जो आर्थिक कारण था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की धन दौलत को, यानी इंडिया की वेल्थ को एक्सप्लॉइट करते थे. ठीक. यानी उसका शोषण किया करते थे. ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी, नीतियां मतलब ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी जिन पॉलिसीज़ के कारण प्लीजेंट्स, आर्टिसंस और क्राफ्टमैनशिप, इन तीनों की जो आर्थिक स्थिति वो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. प्लीजेंट्स का मतलब बच्चों मजदूर होता है, और आर्टिसंस का मतलब किसी प्रकार का कारीगर. ठीक है. और क्राफ्टमैनशिप मीन्स हस्तशिल्प, जो व्यक्ति हस्तशिल्प में निपुण हो. ठीक है. जो मतलब पॉट्स बनाता हो या सिल्क आर्किटेक्चरी के कुछ काम करता हो. तो इस प्रकार से ये जो तीन वर्ग थे ये सबसे ज़्यादा परेशान थे इंडिया में. ठीक. किससे? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ यानी नीति से. इनकी नीति के कारण जो आर्थिक हालत थी इन तीनों ही वर्ग की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. जो मज़दूर हुआ करते थे उनको अपनी ज़मीन का बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पे करना होता था. लैंड रेवेन्यू मीन्स ज़मीन का लगान बहुत ज़्यादा देना होता था. किसको? लैंडलॉर्ड्स को या फिर मनी लैंडर्स को. और लैंडलॉर्ड और जो मनी लैंडर्स हुआ करते थे वो ये सारा लगान, ये वो सारा रेवेन्यू किसको सबमिट किया करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. ठीक. तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो रहा था इन तीनों ही वर्गों पर. अब बात करेंगे हम इंडिया में मिडिल क्लास और अपर क्लास लोगों की, जो पर्टिकुलरली नॉर्थन साइड में इंडिया के आते हैं. उनको जब ये तीनों वर्ग का काम ख़त्म हो गया, यानी क्राफ्टमैनशिप, ठीक, आर्टिसंस
और पीजेंट्स, ये तीनों ही वर्ग जब ख़त्म हो गए तो नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लोगों के पास काम नहीं था करने के लिए। ठीक, एम्प्लॉयमेंट का उनका कम हो गया, रोज़गार स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ज़्यादातर जो इंडियन रूलर थे वो एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट, आर्मी, इन सब जगहों में उनको काम नहीं दिया जाता था। जब ये व्हेन दीज स्टेट्स आर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, दीज पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड। अब जैसे कि कोई सत्ता थी, कोई जगह थी, है ना, हम जैसे आगरा के बारे में बात करें या किसी दूसरे राज्य के बारे में बात करें, तब ये जो राज्य हुआ करते थे या ये सत्ताएं हुआ करती थी, इन सत्ताओं में जब जो किंग हुआ करते थे उनका रूल हुआ करता था। तो जब किंग का रूल हुआ करता था तो एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट और आर्मी, इन तीनों में ही जो इंडियन लोग थे उनको काम दिया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो इन तीनों ही डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कोर्ट डिपार्टमेंट में और आर्मी में, इन तीनों में ही जो अच्छी पोस्ट हुआ करती थी उस पर सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही रखा जाता था। ठीक, तो इस प्रकार से जो आर्थिक स्थिति थी इंडिया की, लोगों की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के अलग अलग वर्ग को नुकसान हो रहा था इस ब्रिटिश रूल से, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एनिमीज़ ऑफ ब्रिटिश। और हमारे इंडिया के सोसाइटी के अलग अलग वर्ग के लोग ब्रिटिशर्स के यहाँ पर एनिमी यानी दुश्मन बनते जा रहे थे। तो सबसे पहला कारण था ये कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल कॉजेज़ की। क्या पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, यानी कि क्या राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से ये जो पहली रिवॉल्ट थी, क्रांति थी, 1857 में स्टार्ट हुई। तो ब्रिटिशर्स की काफ़ी नीति ऐसी थी जिन नीतियों के कारण जो इंडियन रूलर थे, यानी कि जो इंडियन शासक थे, जो अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग ज़िलों में, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्लेस पर अपनी रियासतों में राज किया करते थे, तो उनके मन में एक इनसिक्योरिटी आ गई यहाँ पर। क्यों आ गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स की कुछ नीतियाँ ऐसी थी, जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहला है सब्सिडरी अलाइंस, दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये दो पॉलिसीज़ ऐसी थी जिन पॉलिसीज़ के कारण ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे इंडिया में जो जगह थी, जो राज्य थे, उनको हड़प लिया था। तो यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसकी वजह से जब किसी राज्य में उसका वारिस नहीं आता है, जब कोई राजा है और उसकी मृत्यु हो जाए लेकिन उसके वंश में आगे बैठने वाला कोई उसका वारिस ना हो, कोई लीगल हेयर ना हो, तब इस प्रकार के राज्य को जो अंग्रेज थे वो अपना उस पर राज्य स्थापित कर लेते थे। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इस प्रकार की कुछ नीतियाँ थी जिसकी वजह से जो इंडियन शासक थे वो खिलाफ थे, और इन्होंने कुछ राज्यों को हड़पा भी था, यानी कि एनेक्सेशन भी किया था, जैसे कि झांसी, सतपुरा, नागपुर, है ना। इन राज्यों को उन्होंने हड़प लिया था अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से। इन नीतियों के कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के फ्रेंडली स्टेट का एनेक्सेशन किया था, मतलब उनको हड़प लिया था, उस स्टेट को उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने कर लिया था। और उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया था लॉर्ड डलहौजी ने कि जो अवध के नवाब हैं वो उसको ठीक प्रकार से चला नहीं पा रहे हैं, उस स्टेट को मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो स्टेट, और ठीक प्रकार से वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के सिली एक्सक्यूज़ेस देकर अवध का जो स्टेट था वो लॉर्ड डलहौजी ने उसको एनेक्स किया था, और जिसकी वजह से लोगों को, कॉमन पीपल को वहाँ पर अब ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। ठीक, तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है आपके सामने। तो हज़ारों लोग जो उन जगहों पर, उन डेजिग्नेशन पर काम कर रहे थे अवध में, एडमिनिस्ट्रेशन पर या आर्मी की जॉब पर, है ना, तो अलग अलग जो डेजिग्नेशन पे, अलग अलग पदों पे जो काम कर रहे थे हज़ारों लोग, उनकी जॉब चली गई उस समय, है ना, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था। मर्चेंट यानी व्यापारी, शॉपकीपर, क्राफ्टमैन, म्यूजिशियन, आर्टिसंस, जो सब लोग जुड़े हुए थे अवध के कोर्ट से, यानी कि उसके राज्य से, उन सब का
जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ से जैसे कि हमने पढ़ा एनेक्सेशन ऑफ अवध के बारे में, ये इसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया। जो इंडियन रूलर्स थे बेसिकली, है ना, महाराजा जो उस समय हुआ करते थे, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई, वहाँ पर फीलिंग आ गई कि ब्रिटिशर्स अब हमारा राज्य भी हाथे आ सकते हैं। क्योंकि जो इनकी एनेक्सेशन की जो पॉलिसीज़ थी उससे काफ़ी ज़्यादा जो मेजर रूलर थे इंडिया में, जैसे कि नाना साहेब, रानी ऑफ झांसी, और हज़रत महल जो था अवध का, वहाँ की बेगम, इस प्रकार से ब्रिटिशर्स के काफ़ी ज़्यादा क्या बन चुके थे, एनिमीज़ यानी कि दुश्मन बन चुके थे। ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था नाना साहेब को कि वो बाजीराव सेकंड को अपना एडॉप्ट एडॉप्ट करके अपना जो राज्य है उसको वो नहीं दे सकते, क्योंकि जो नाना साहिब सेकंड थे उनके पास कोई वारिस नहीं था। ठीक है, तो नाना साहिब जो थे वो बाजीराव सेकंड को अडॉप्ट करना चाहते थे और अपना राजा बनाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इससे साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो उनकी संतान नहीं थी। तो इस प्रकार से ये जो पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल कॉजेस कुछ इस प्रकार से रहे, जिसकी वजह से जो क्रांति हुई वो आगे हुई और काफ़ी सारे लोगों ने, इंडिया के जो शासक थे, उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। मीन्स जो रिवॉल्ट हुई थी उस रिवॉल्ट का सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। मीन्स द सोशल एंड द रिलीजियस कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट 1857। काफ़ी सारे जो इंडियंस थे उनको ये डर था कि उनका जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो खतरे में है। क्रिश्चियनिटी जो है वो उनके देश में आ रही है और उनका जो धर्म है हिंदू धर्म, उस हिंदू धर्म से कन्वर्ट कराया जा रहा है लोगों को क्रिश्चियनिटी में। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश ने कुछ ऐसे क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं नियम उन्होंने पास किए थे। जैसे उन्होंने क्या किया था कि विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था। ठीक है ना, तो उनके हिसाब से ये था कि जो विडो है, जो महिला विधवा हो चुकी है, उसकी दोबारा शादी करवाई जा सकती है ना। तो विडो रीमैरिज, तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ था। उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था, यानी ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को भी क्या करवाया था, बंद करवाया था। हालांकि उसमें इंडियंस लोगों का भी, इंडियन जो स्कॉलर्स हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। तो इस प्रकार के उन्होंने कुछ ऐसे, ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लेके आए जिसकी वजह से लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हुए। रिलीजियस सेंटीमेंट्स मतलब जो उनकी धार्मिक भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं हत हुई, वो हर्ट हुई। और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से लोगों को मंदिरों और मस्जिदों पर जाने में भी टैक्स देना हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लोग थे उनकी भावनाएं, जो धार्मिक और सामाजिक जो चीज़ें थीं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी और उनको लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी धर्म को परिवर्तित करवाएंगे, है ना, और क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करवाई जाएगी इंडिया में। तो इसकी वजह से ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े 1857 के रिवॉल्ट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिलिट्री कॉजेस। क्या कारण रहे जिससे जो मिलिट्री में काम करने वाले सिपाही थे, यानी कि जो सोल्जर्स थे, वो भी पार्ट बने यहाँ पर 1857 की रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का। तो जो रिवॉल्ट थी, जो क्रांति थी 1857 की, वो एक्चुअली स्टार्ट हुई थी कंपनी के सिपाही के साथ, सिपॉय के साथ। इंग्लिश में सिपॉय कहते हैं, हिंदी में सिपाही कहते हैं। तो सोल्जर्स के साथ, कंपनी के सोल्जर्स के साथ ये स्टार्ट हुई थी। अच्छा, जो सोल्जर्स काम किया करते थे कंपनी के लिए, ठीक, यानी कि जो सिपाही काम किया करते थे कंपनी के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतें थी कंपनी के साथ। जो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे उन सिपाही के साथ ठीक प्रकार से बिहेव नहीं किया करते थे, मतलब बहुत रूडली बिहेव किया करते थे। सिपाही, जो इंडियन सिपाही हुआ करते थे, उनको बहुत कम तनख्वाह यानी कि बहुत कम सैलरी मिला करती थी ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में। ब्रिटिश सोल्जर्स को काफ़ी अच्छे प्रकार का खाना दिया जाता था, अच्छा रहन सहन यानी कि अच्छे रहने की व्यवस्था यानी कि अकोमोडेशन पे किया जाता था, लेकिन ये सब इंडियन सोल्जर्स के साथ नहीं होता था। इंडियन सोल्जर्स को अच्छा खाना नहीं मिलता था, कम तनख्वाह मिलती थी, ठीक है, उनके प्रमोशन नहीं किए जाते थे। जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको सिर्फ सूबेदार तक की रैंक तक के प्रमोशन ही
मिलते थे, और जो बड़ी बड़ी जो डेजिग्नेशन हुआ करती थी आर्मी के लिए वो सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए ही अलाउड थी। तो ये सब प्राकृतिक कारण रहे जिसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों ही आए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जो कि एक कारण बना क्रांति का आगे चल के। हम 1857 की जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जो ये रिवॉल्ट थी ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो जो सबसे पहले इंडियन मार्टियर थे इस रिवॉल्ट के वो थे 1857 के बैरकपुर जो कि बंगाल में आता है, वो थे उसके मंगल पांडे। देखिए जो सबसे पहले जिन्होंने अपनी आहुति दी थी, जो इसके मार्टियर बने, शहीद बने 1857 की क्रांति को शुरुआत करने के लिए, वो बैरकपुर जो कि बंगाल क्षेत्र में एक जगह है बैरकपुर, तो वहाँ पर मंगल पांडे जो सिपाही थे कंपनी के वो सबसे पहले इसके मार्टियर बने यानी कि शहीद बने। वो एक यंग सोल्जर थे जिनको 29 मार्च 1857 को लटका दिया गया था, हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी 1857 पे। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने रिवॉल्ट किया था सिंगल हैंडेडली और अपने सुपीरियर्स पर अटैक किया था, यानी कि उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने जो सुपीरियर्स हैं, सुपीरियर मतलब सुपीरियर मीन्स जो हमसे सीनियर हो, ठीक है, तो उन्होंने अपने सीनियर रैंक के ऑफिसर के साथ उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था यहाँ पर और अपने सुपीरियर पर, उन सीनियर पर उन्होंने अपने अटैक किया था। क्रांति की अगली गर्जना आई मेरठ से। 24 अप्रैल 1857 में जो इंडियन सिपाही थे मेरठ कंटोनमेंट के जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, मतलब उन्होंने मना कर दिया था कि वो ग्रीस लगे कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। 9 मई 85 of them were dismissed and sentenced to 10 year of imprisonment। तो 9 मई को उनमें से 85 जो सिपाही थे, इंडियन सिपाही थे, उनको उनकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया और 10 साल के कारावास पर उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम ग्रीस कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो धर्म है उसकी इजाज़त हमें नहीं देता, क्योंकि जो ग्रीस कार्टेज है ना, उसमें जो फैट है वो एनिमल फैट है और एनिमल फैट को हम नहीं खा सकते, मतलब क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते। तो इस प्रकार से उनको अपने जो धर्म था उन्होंने उनको फॉलो किया और उनको 10 साल का इम्प्रिजमेंट दे दिया गया, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे ऑल द इंडियन सोल्जर्स वर मेरठ। तो अगले दिन ये हुआ कि जो इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ कंटोनमेंट के, ठीक, उन्होंने अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया, ठीक है, और वहाँ से जो क्रांति थी वो स्टार्ट कर दी। देन दे रीच टू दिल्ली। उसके बाद उन्होंने वो सिपाही मार्च करते हुए दिल्ली पहुँचे और उस समय मुग़ल एम्परर जो थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, जो कि पूरी इंडिया के एम्परर माने जाते थे, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी, उनके पास ना तो धन दौलत थी ना कोई आर्मी की पावर थी। लेकिन उन्होंने जो सिपाही आए थे तो उन्होंने मुग़ल जो एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, उनको अपना लीडर बना दिया इस रिवॉल्ट का, ठीक है, इस विद्रोह का उनको लीडर बना दिया गया। कुछ हेजिटेशन के बाद बहादुर शाह जफ़र ने कुछ लेटर्स लिखे इंडिया के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राजाओं को, जिसकी वजह से जिसमें इन जिन लेटरों में ये दिया गया था कि जो भी इस रिवॉल्ट में, इस क्रांति में साथ देना चाहता है इंडियंस का, वो मिल सकता है, ठीक है, और इस जो क्रांति के लीडर होंगे वो बहादुर शाह जफ़र होंगे। तो इस प्रकार का जो लेटर था बहादुर शाह जफ़र ने वो इंडिया के अलग अलग प्रांतों के राजाओं को भेजा था। ने ये देखा कि ये जो रिवॉल्ट थी, क्रांति थी, कैसे स्टार्ट हुई मंगल पांडे के साथ और किस प्रकार से ये आगे बढ़ी। अब हम देखेंगे कि ये जो रिवॉल्ट थी वो कैसे आगे स्प्रेड हुई, कैसे फैली। ये जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के जो लार्जर पार्ट्स हैं, जिसमें बिहार भी एक पार्ट है, तो उन हिस्सों ने इंडिया के इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया। कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के नाम बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को जहाँ पर ये रिवॉल्ट सबसे ज़्यादा हुई, जैसे कि हम दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, आरा इन बिहार, है ना, तो इन जगहों पर सबसे ज़्यादा ये रिवॉल्ट आगे बढ़ी। दिल्ली में द एज ऑफ
मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह ज़फ़र इसके सिंबॉलिक लीडर बने, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। लेकिन उसके जो रियल कमांडर थे इस इस रिवॉल्ट के, वो थे जनरल भक्ति खान कानपुर के। तो ये जो भक्त खान ये कानपुर के थे, वो इसके ग्रुप मतलब जो सोल्जर का ग्रुप था उसके ये हेड बने, वो वही रियल कमांडर थे इस रिवॉल्ट के। ये जो रिवॉल्ट थी वो नाना साहब ने आगे बढ़ाई, है ना, और जिसको अडॉप्ट किया था उन्होंने लास्ट पेशवा, ठीक है। आगे जो जिसको हम बाजीराव सेकंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, उनको अडॉप्ट किया गया था आखिरी पेशवा। पेशवा का मीन्स होता है राजा महाराष्ट्र में। तो उन नाना साहेब ने उनको अडॉप्ट किया था अपना सन, और उन्होंने इस प्रकार से इस क्रांति को आगे बढ़ाई। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइटिंग की वो किसके बिहाफ पर चल रही थी? नाना साहिब के बिहाफ पर चल रही थी। और किसके सोल्जर्स, और काफ़ी सारे सोल्जर्स थे, जिन सोल्जर्स में तांतिया टोपे एक सोल्जर हैं, उनका भी नाम आगे आता है, जो कि बहुत लॉयल कमांडर थे। जो तांतिया टोपे थे उन्होंने बहुत इमोरल फेम के साथ इस फाइट को आगे बढ़ाया। पैट्रियोटिज्म की भावना थी उनके अंदर, यानी कि देशभक्ति की भावना थी, है ना, और उन्होंने फाइट की पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, और काफ़ी टैक्टिक्स, गोरिल्ला टैक्टिक्स ऑपरेशंस उन्होंने यूज़ किए इस फाइट को लड़ने के लिए। अलग अलग प्रकार से उन्होंने कोशिश की इस फाइट को किसी भी प्रकार से जीता जाए। ये जो रिवॉल्ट था ये लखनऊ से आगे बढ़कर हज़रत महल तक पहुंचा, उसके बाद बेगम ऑफ अवध तक पहुंचा, है ना, जहां पर उनके जो यंग सन थे जिनका नाम ब्रिजेश खादर था, जो कि नवाब थे लखनऊ के, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और सबसे जो ग्रेटेस्ट रिवॉल्ट रहा वो रहा रानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की, जिन्होंने अपनी ब्रेवरी और अपनी करेज से और मिलिट्री स्किल से काफ़ी ज़्यादा इंडियंस को इंस्पायर किया 1857 में। कुंवर सिंह जो कि एक ज़मींदार थे जगदीशपुर के अराह के पास, अराह जो एक मैं बताता हूँ इलाका बिहार में है, ठीक है, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बने इस रिवॉल्ट के बिहार में, है ना। और उन्होंने 80 ईयर्स ऑफ एज में अपनी जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया, है ना। इसके अलावा कुछ लीडर्स का और नाम आता है जो कि नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में थे, है ना, जो कि काफ़ी पॉपुलर, जिन्होंने सिविलियन रिवॉल्ट आगे बढ़ाया था इसको। तो जो कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल मतलब जो आम आदमी थे, है ना, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को, इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। उन्होंने इसमें एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, स्पेयर्स यानी कि भाले, और आसपास एरो, और जो भी उनके आसपास चीज़ें उनको मिली उनसे हर प्रकार की चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने हथियार बना के इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया, ठीक। और इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं रिवॉल्ट को। तो ये जो रिवॉल्ट का अंत हुआ यहाँ पर, तो जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने बहुत पावरफुल सप्रेस के साथ इस रिवॉल्ट को दबाने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की, बहुत पावरफुल अटैम्प्ट किए उन्होंने। और सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर किया दिल्ली को। सितंबर 1857 में दिल्ली की जो सल्तनत थी उसको वापस बहादुर शाह ज़फ़र से कैप्चर किया गया। जो बहादुर शाह ज़फ़र को जिन्होंने लीडर बनाया गया था उनको कारावास यानी कि जीवन भर कारावास की सज़ा सुनाई गई, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, और सज़ा सुनाई गई। बहादुर शाह ज़फ़र और उसकी वाइफ दोनों को ही रंगून भेज दिया गया, जो कि बर्मा की एक जगह है। रानी लक्ष्मीबाई डिफीट यानी कि हार चुकी थी, और वो मर चुकी थी जून में 1858 में, ठीक है। तो अगले साल रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं रही, वो युद्ध में उनकी जान चली गई, ठीक है। तांतिया टोपे एस्केप हो गए थे जंगल में यानी कि फॉरेस्ट में सेंट्रल इंडिया के, लेकिन उन्होंने फाइट लड़ना कंटिन्यू रखा था, ठीक है ना। और उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर की नीति से फाइट करना कंटिन्यू करा, और लास्ट में वो कैप्चर कर लिए गए और मारे गए। कैप्चर मीन्स पकड़े गए और मारे गए। तो इस प्रकार से अंत हुआ यहाँ 1857 की रिवॉल्ट का। यहाँ पर अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्या कारण थे कि जो रिवॉल्ट था वो फेल हो गया, ठीक है, क्रांति क्यों फेल हो गई। तो सबसे पहले कारण जो रहा इसका रिवॉल्ट का वो ये था कि जो क्रांतिकारी थे, जो रिबेल्स थे, जो बागी थे, रिबेल का मतलब बेसिकली बागी होता है ना, जो लोग जिन्होंने रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो जिन्होंने क्रांति को स्टार्ट किया था वो काफ़ी ब्रेव थे,
ठीक है, लेकिन उनके पास मॉडर्न वेपन नहीं थे इस फाइट को लड़ने के लिए। दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास साधनों की कमी नहीं थी, उनके पास बहुत ज़्यादा साधन थे, और यही कारण रहा कि जो फेलियर हो गया ये रिवॉल्ट। अगला है कि जो रिबेल ग्रुप थे उनका एक कोई कॉमन प्लान नहीं था कि, और उनकी जो लीडरशिप नहीं थी, कोई कॉमन लीडरशिप नहीं थी, यानी कि कोई एक व्यक्ति नहीं था जो पूरे अभियान को, जो पूरे रिवॉल्ट को एक ही हाथ से, एक ही प्रकार से हर जगह व्यवस्थित करके फैला रहा हो, स्प्रेड कर रहा हो, है ना। हर एरिया में अलग अलग प्रकार से रिवॉल्ट किए जा रहे थे, ठीक है। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं थी इसकी, केंद्रीय प्लानिंग नहीं थी इसकी। तो ये दूसरा कारण रहा इस रिवॉल्ट के फेल होने का। जो रिवॉल्ट था, जो रिबेल्स थे वो काफ़ी पुअर थे, यानी कि जो जिन्होंने रिवॉल्ट किया था वो काफ़ी पुअर लोग थे, ठीक है ना, पुअरली ऑर्गेनाइज, और पुअर भी थे क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। दूसरी बात कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था लोगों को, ठीक है ना, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से, वो पूरी प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक जगह इकट्ठा होकर उन्होंने प्लानिंग नहीं की, तो ऑर्गेनाइज नहीं थे उनकी प्लानिंग, ठीक है ना, और वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी, उनके बीच में आपस में कोई तालमेल नहीं था उनकी प्लानिंग के बीच में। तो ये कारण रहा जिसकी वजह से जो रिवॉल्ट थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। जो रिबेल थे यानी कि जो बागी थे, अगला पॉइंट फोर्थ, हैड नो फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्राम, नो कॉमन, नो प्लान अबाउट द फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम और इकनॉमी इफ़ द ब्रिटिश वर ओवरथ्रोन। देखिए, अगर किसी प्रकार से इस रिवॉल्ट को हम जीत भी जाते इंडियंस, तो उनके पास जो रिवॉल्ट जिन्होंने किया था, जो बागी थे, उनके पास कोई कॉमन प्लान नहीं था फ्यूचर के लिए कि किस प्रकार से पॉलिटिकल संरचना आगे चल के की जाएगी, यानी कि किसको राज्य कौन सा दिया जाएगा, किस राज्य में किस राजा का आधिपत्य चलेगा, नियम चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। अगला जो पॉइंट है फेल होने का इस रिवॉल्ट का, वो ये है कि जो हमने जो रिवॉल्ट किया था वो सिर्फ सेंट्रल इंडिया में किया था, यानी कि नॉर्थन इंडिया के पार्ट्स में ज़्यादातर ये रिवॉल्ट फैला था, ये साउथन इंडिया तक नहीं आ पाया ठीक प्रकार से, है ना, और अलग अलग डायरेक्शन तक नहीं हुआ। ये पूरी कंट्री में अगर ये फैलता तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता, तो और ये रिवॉल्ट भी शायद सक्सेसफुल हो जाता। अगला है जो नेटिव रूलर थे, नेटिव रूलर मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जगह के जो अलग अलग रूलर थे, है ना, उन्होंने इसमें पूरी तरीके से सहयोग नहीं दिया इस आंदोलन में। अगला है जो मनी लैंडर, मर्चेंट्स और जो ज़मींदार थे, है ना, वो भी पूरी तरीके से इसमें सहयोग नहीं दे पाए, क्योंकि वो कुछ उसमें ऐसे थे जो ब्रिटिश साम्राज्य को सपोर्ट करते थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य को जो लैंड होल्डर्स या मनी लैंडर्स या ज़मींदार जो सपोर्ट करते थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट में साथ नहीं दिया। स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश जो आर्मी थी उसकी सबसे बड़ी पावरफुल जो वेपन था उसका, वो ये था कि उसके पास रिसोर्स सबसे ज़्यादा थे। तो लेटेस्ट रिसोर्सेज और लेटेस्ट वेपन के साथ जो ब्रिटिश आर्मी थी वो और भी ज़्यादा इक्विप्ड हो गई। सो ये एडवांटेज था ब्रिटिशर्स के लिए कि ब्रिटिशर्स इक्विप्ड थे लेटेस्ट वेपन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है फेलियर होने का इस रिवॉल्ट का, वो है नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन, लीडरशिप अमंग द रेबल्स। तो जो रेबल्स थे उनके बीच में, जिन्होंने रिवॉल्ट किया था, वो रेबल्स जो थे उनके बीच में कोई कॉमन प्लान ऑफ एक्शन नहीं था कि सबको क्या करना है, ठीक है, और कोई लीडरशिप भी नहीं थी इनके बीच में, बागियों के बीच में। रेबल्स का मतलब होता है बागी। तो अंग्रेज़ों के लिए जिन लोगों ने रिवॉल्ट की थी वो बागी लोग थे, ठीक है, रिबेल्स थे। तो इनका कोई कॉमन प्लान नहीं था। रिबेल्स वर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिमिटिव लिव्स। जो रिबेल्स थे वो ज़्यादातर ठीक प्रकार से संरक्षित नहीं थे। संरक्षित मतलब उनको किसी भी प्रकार की जो प्रोटेक्शन थी वो प्रोवाइड नहीं थी, ठीक प्रकार से ऑर्गेनाइज नहीं थे वो। और प्रिमिटिव लिव्स का मतलब बहुत पुराने तरीके से रहन सहन वाले लोग थे, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन और रिसोर्सेज की भी कमी थी। उनके बीच में बात करने का जो संसाधन था वो भी मिसिंग था, यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं था, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को ब्रिटिशर्स ने उस रिवॉल्ट में ख़त्म कर दिया था, तो आने जाने की कोई प्रक्रिया भी नहीं थी एक जगह से दूसरी जगह। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस रिवॉल्ट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया, ठीक है। ये जो 1857 का रिवॉल्ट था ये इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम किया, है ना, और सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी इस रिवॉल्ट से पूरी तरीके से आंखें खुल गईं।
और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1858 में, जिसमें जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश के ऊपर दे दी गई। यानी कि जो पावर थी अब इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई और ब्रिटिशर्स को दे दी गई। यानी कि जो ब्रिटेन पार्लियामेंट थी वही अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो थी वही इंडिया पर रूल करेगी डायरेक्टली। ठीक, तो इस प्रकार से ये नए 1857 की मैंने आपको क्रांति के बारे में यानी कि रिवॉल्ट के बारे में बताया। तो ये स्टोरी थी आपकी 1857 की रिवॉल्ट की। ठीक है ना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आई विल हेल्प टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।